नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी कविता थपलियाल और वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। अगले 1 घंटे आपके तमाम सवालों के जवाब तो देंगे ही हम, और इसके साथ ही वो तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। यो स्टॉक में आप एक नंबर फ्लैश होता रहेगा, उस पर कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं। और इन सब के बीच में बाजार के लिए शानदार दिन। आप देखिए कि मार्केट में लगातार दूसरा दिन है जब बाजार में पूरा जोश नजर आ रहा है, और जोश इस कदर है कि आप निफ्टी पर निगाह डालिए, लगभग 250 अंकों की यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। 22,750 के पार, और लगातार धीरे धीरे जो कहते हैं ना ग्राफ जो है इंडेक्स का वो बढ़ता हुआ। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर 725 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है, 49,000 के ऊपर टिकने में कामयाब। तो बाजार से बेहतर संकेत, दिग्गजों का कंट्रीब्यूशन और ऑलमोस्ट हर तरफ बाइंग नजर आ रही है। लेकिन शामिम को अपने साथ जोड़ते हैं। शामिम साहब नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? सर मैंने टाटा मोटर्स के शेयर खरीद रखे हैं 110 सर 917 के भाव से सर। ठीक है, अच्छा खासा नुकसान यहां पर आपको होता हुआ। हमें बताइए कितना समय देना चाहते हैं आप? 2 साल लास्ट सर। 2 साल। चलिए चर्चा में तेजस माफ कीजिएगा, एंजल वन से राजेश भोसले को जोड़ते हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग। जरा सबसे पहले तो बताइए कि टाटा मोटर्स में क्या करना चाहिए शामिल को? जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए टाटा मोटर्स रिसेंटली काफ़ी अच्छा करेक्ट किया है, एंड जो 2023 का जो स्विंग लो था तो उसको टेस्ट किया है, और 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास भी ट्रेड करा है, तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे है। अभी फिलहाल स्ट्रेंथ तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा है, पॉसिबली टुवर्ड्स 720 टू 740। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 610 620 के आसपास स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा बेस बन चुका है। तो ये राय आती हुई टाटा मोटर्स पे। लेकिन हाँ, फिर से फोकस करेंगे हम एक एसएमई आईपीओ पे, और वो है डिवाइन हीरा नाम का एसएमई आईपीओ। और ये आईपीओ जो है वो 19 तारीख को बंद होने वाला है। आप अगर देखेंगे तो इसका इशू प्राइस 90 रुपये प्रति शेयर का है, और कंपनी करीब 32 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने वाली है। लिस्टिंग के बाद करीब 118-117 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप ये होगा इस कंपनी का। लेकिन इस आईपीओ में, यानी कि इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो दिक्कतें क्या है, खासकर इसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेके, और साथ ही साथ आईपीओ को लेके, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गावशिंदे। अभिषेक, इस कंपनी के बारे में तो आपने हमको बताया था कल भी कि ये नाम की सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी है, कारोबार इसका जेम्स एंड ज्वेलरी का है नहीं, राइट? और साथ ही साथ इसके फाइनेंशियल्स को लेके भी कुछ दिक्कतें हैं। जी हाँ, अगर देखें तो बहुत बड़े जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट में एक छोटी सी कंपनी एक इंटरमीडिएट के तौर पे वर्क कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट सेगमेंट में होते हुए भी ये कंपनी जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर रही, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं बना रही, एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करती है। इसका B2B बिजनेस मॉडल है। कंपनी जो है अपने वेंडर से एक प्रोडक्ट बनाती है, उनको उनसे कैश में प्रोडक्ट लेती है, और अपने कस्टमर्स को जो है क्रेडिट लिमिट देकर ये प्रोडक्ट देती है। तो मूल रूप से अगर देखें इसके बिजनेस मॉडल को, मैं नहीं कहूँगा कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी है। मूल रूप से अगर इसका बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। एक तरह से प्रोडक्ट लेना है और एक दूसरे को देना है, और इस बीच में जो वर्किंग कैपिटल फंडिंग होती है उसको लिए जुगाड़ती है। अगर आप देखें कि इसका आईपीओ भी आ रहा है, 30-32 करोड़ का जो आईपीओ है उसमें भी करीब करीब 19 करोड़ रुपए ने लगभग 60% जो फंड है वो ये केवल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूटिलाइज करेगी, और इस धंधे में वर्किंग कैपिटल लगातार लगता रहेगा। तो आने वाले दिनों में कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेगी, दूसरा कंपनी का विस्तार कैसे होगा, और तीसरा अगर इसमें देखें तो ये बहुत बड़े समुद्र में देख ले तो एक छोटी सी सीप की तरह है। तो इसमें यहाँ पर बिजनेस मॉडल में कोई ऐसी बहुत बड़ी यूनिकनेस दिखती नहीं है। कोई एक वैल्यू एडिशन हो या टेक्नोलॉजी का ऐसा कोई अट्रैक्शन हो, ऐसा कुछ इसमें स्पष्ट रूप से अभी तक देखने को नहीं मिलता है। एक और चीज़ जो मुझे समझनी है अब, क्योंकि लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं, कल भी आपसे बातचीत हुई थी, काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स आपने हाईलाइट भी किए थे। अब लोगों में बहुत उत्साह है, दर्शकों में और निवेशकों में बहुत उत्साह है एसएमई आईपीओ को लेकर। हालांकि कई बार यहाँ पर रेगुलेटरी की तरफ से हमने देखा है कि रेड फ्लैग्स हाईलाइट किए गए हैं। लोग
लिस्टिंग गेन्स लेकर क्या निकल सकते हैं, क्योंकि यही लोगों की अधिकतर समय मंशा होती है कि बस ये हुआ, बाद में मुनाफा हुआ और आप निकल लिए। तो ये रणनीति अपनाई जा सकती है तमाम रेड फ्लैग्स के बावजूद, या आपके मुताबिक हाथ जल सकते हैं, दूर ही रहो? असी क्या होता है ना कि ये लिस्टिंग गेन जो होता है ये मार्केट सेंटीमेंट्स पर और जिस दिन लिस्टिंग हो रही है उस पर डिपेंड करता है। अभी हाल फिलहाल में हम जिस तरह के मार्केट में उतार और चढ़ाव देख रहे हैं, उसके आधार पर केवल लिस्टिंग गेन के नाम पर आप किसी आईपीओ में अगर पैसा लगाते हैं तो वो आपकी सही रणनीति नहीं है। वैसे भी अगर देखा जाए तो आईपीओ एक अवसर होता है जहां पर एक लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और स्पेशली जब एसएमई आईपीओ होता है तो वहां पर आप देखें कि अगर आपको नीच सेगमेंट का कोई स्टॉक मिल जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। किसी भी स्टॉक में पैसा लगा देना बिना देखे जाने सुने और बिना एक्सपर्ट की सलाह के, आई थिंक वो कोई अच्छी रणनीति नहीं की जा सकती। बिल्कुल। अभिषेक जी, एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि आमतौर पर निवेशक कौन सी ऐसी चीजें जिसकी वजह से इस तरह के आईपीओ में फंस जाते हैं, या खासतौर पे हम देखते हैं कि एक तरह का माहौल सा बन जाता है, तुरंत चर्चाएं। आजकल तो खैर डिजिटल दुनिया है, वहां पर भी थोड़ा सा हमें बचना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम चीजें जो हैं वो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी की जाती हैं। एक्चुअल में इसमें जो आकर्षण है उसके ज्यादा हमें एक वर्ड यूज करना चाहिए, विकर्षण। कि आप जो है ठीक तरीके से ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं, आप एक्सपर्ट्स की सलाह नहीं लेते हैं, आप व्हाट्सएप पे घूम रहे टिप्स पर भरोसा कर लेते हैं। ये 3 मुख्य कारण हैं जिनके कारण एक आम निवेशक लगातार इस तरह के स्टॉक्स में, इस तरह के एसएमई आईपीओस में या और भी कोई पेनी स्टॉक्स है उसमें फंस जाते हैं। वो देखते हैं कि ये 10 रुपए का स्टॉक है या 5 रुपए का स्टॉक है, जबकि देखना चाहिए कि इसका वैल्यूएशन कितना है। प्राइस जो होता है वो किसी भी स्टॉक का सही वैल्यूएशन या सही पोटेंशियल डिस्क्राइब नहीं करता है। सही चीज जो आपको देखनी चाहिए, वैल्यूएशन देखनी चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, वो कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, और उसकी अपने बिजनेस को लेकर इंटीग्रिटी क्या है। ये जो मुख्य 3-4 बिंदु है, इन पर अगर ध्यान देकर अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट में उतरता है तो वो लंबी अवधि में अच्छा खासा पैसा बना सकता है। मुझे एक बात याद आती है, और बहुत कैसे ना सलाह कि भाई नजदीक का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोच लेना चाहिए। एब्सोल्युटली। और बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इन सब से आपको, टेलीग्राम, बिल्कुल इन सब से आपको दूर रहना चाहिए और हमारे साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम इस तरह की विश्लेषण के साथ, रिसर्च के साथ आपके लिए लेकर आते हैं। तमाम आईपीओस की बात हो या स्टॉक्स की बात हो, हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए सही रणनीति लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ हमारी इस बेहद खास पेशकश में। वक्त हो चुका है ऑप्शंस के चैंपियन बताने का। चलिए, ऑप्शंस की चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ है अजीत मिश्रा जी। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पे। बताइए सर, आज कौन सा स्टॉक है, ऑप्शंस में आपने क्या चुना है? शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज बैंकिंग और मार्केट ओवरऑल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जो पहला हर्डल था दोनों इंडाइसेस में 20 EMA का, दोनों में ही आज हमने देखा कि एक डिसाइसिव ओपन के साथ शुरुआत हुई और वो स्ट्रेंथन हो रही है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में से HDFC बैंक है, इसने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है एक टाइट रेंज में, करीब 1720 से लेकर 1680 के। तो अब यहाँ पे अब इंडिकेशंस काफी स्ट्रांग है कि नेक्स्ट लेग में यहाँ पे आपको ICICI बैंक के बाद एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो 1740 वाली कॉल जो कि करीब 15-16 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 10 के स्टॉप लॉस के साथ 26 तक के टारगेट्स के लिए। और राइट, चलिए, तो अजीत के मुताबिक यहाँ पर HDFC में आपको रणनीति सुझाई जा रही है और यहाँ पर मुनाफे का जो आकलन लगाया गया है 6050 और नुकसान ये बता रहे हैं 2750 का। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, आपने समय दिया। और लगे हाथों दर्शकों के लिए एक डिस्क्लेमर भी, जहाँ पर आपको FNO ट्रेडिंग में थोड़ी सी सतर्कता यहाँ पर बरतनी चाहिए। अधिकतर समय पर पाया गया है कि लोगों को नुकसान ज़्यादा हुआ है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं विनोद अग्रवाल का सवाल। विनोद जी नमस्कार सर, क्या हालचाल? नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ मैडम। जयपुर से, बहुत बढ़िया। बताइए सर, किन किन स्टॉक्स में आज सवाल पूछना चाहते हैं आप? IFC मेरे 2000 क्वांटिटी है, अराउंड 175 के करीब। IDFC 172 पे आपने लिया है? IRFC, सॉरी IRFC, हाँ हाँ, यस ओके। और IDFC भी है मेरे पास, करीब 2200 शेयर है IDFC के। हाँ हाँ, 85 के करीब है। 85 पे आपने IDFC लिया हुआ है और 175 पे IRFC, दोनों में बताइएगा आपको कब तक रुकना है सर? मैं लॉन्ग टर्म तक रख सकता हूँ मैम। ओके, राजेश?
चलिए दोनों पे ही हम बात करेंगे। IRFC पहले बताइएगा। देखिए IRFC फिलहाल तो बाउंस बैक के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो फिलहाल के लिए होल्ड कीजिए। यहाँ से पॉसिबली 140 तक एक अप मूव आ सकता है। वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा, क्योंकि हमने देखा कि पास्ट में जब भी बाउंस आया है तो 100 डे EMA के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो 140 के आसपास 100 EMA है। अगर उसे क्रॉस करता है तो फर्दर रैली देखने को मिल सकती है, बट अभी फिलहाल के लिए 140 के लिए होल्ड कीजिए। दूसरा जो उन्होंने पूछा है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है एंड इसका जो मेजर सपोर्ट था 56 के आसपास, तो वो भी ब्रेक कर चुका है। अभी आज ब्रॉडर मार्केट्स के साथ बाउंस कर रहा है, तो बाउंस में 56 57 ऐसा आता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। तो ये है आपको राय IDFC फर्स्ट बैंक और IRFC दोनों पर तेजस जी की तरफ से मिलती हुई। अगले कॉलर को जोड़ते हैं। रोहित चौधरी हमारे साथ हैं। रोहित, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी रोहित, बताएं कौन सा स्टॉक लिया आपने? मेरे पास सर AWL है, ठीक है। 417 रुपये प्राइस से है, 828 क्वांटिटी है, मेरा व्यू 1 to 2 ईयर्स का है। ठीक है, काफ़ी ऊपरी स्तरों की आपकी खरीदारी है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं डबल के आसपास जो है वो खरीदारी की हुई है आपने। यस सर। तेजस, राजेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अदानी विल्मर अगर हम देखें पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से तो लगातार प्रेशर में रहा है। कल भी जो बाजार ऊपर उठा वहाँ पर भी कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला, और आज जो है वो थोड़ा मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी इनका जो भाव, मैं एक बार फिर बता दूं, 417, 417। बताइए, 1 से 2 साल का अगर नजरिया लेकर चल रहे हैं तो क्या किसी उछाल में निकलने की सलाह होगी, या आपको लगता है कि पोटेंशियल अभी बाकी है? देखिए अभी फिलहाल तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है लोअर एंड पे। अराउंड 260 65 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, वो जैसे ही ब्रेक करता है तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। वहां से स्टॉक 310 320 तक अपसाइड में देखने को मिल सकता है, तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 235 के आसपास का सपोर्ट है, एंड जैसे ही 265 क्रॉस करता है उसके बाद स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये है राय, आपको बने रहने की फिलहाल यहाँ पर सलाह। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए।